Okay. So, continuing with the different methods of assessing the knowledge and its application in the undergraduate students of the health sciences, uh, there is a new approach which is known as the key features question. Key feature question basically जो है ये exactly या specifically जो है हम we can say that उन situation में use होती हैं जहाँ पर examiners जो है अपनी student की clinical assessment जो है करते हैं एक उनकी जो क्लिनिकल पेशेंट टीरिंग जो competencies है वो अगर वो असेस करते हैं तो उनकी नॉलेज जो है इनकी फीचर्स क्वेश्चन के साथ वो असेस करते हैं बेसिकली दीज आर शॉर्ट क्लिनिकल केसेस और उन केसेस के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं which are some essential component of the clinical decision making. इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन जो की फीचर्स होता है उसमें कि जिसमें ये होता है कि शायद सारे ऑप्शंस ठीक होंगे लेकिन उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है यानी सपोज एक कंडीशन सिचुएशन है वो सिचुएशन अचानक से चेंज हो जाती है यानी उसमें पेशेंट की पोजीशन पेशेंट की जो हालत थोड़ी सी बिगड़ जाती है आप पेशेंट से पूछेंगे कि इस हालत में फिर पहले पेशेंट एक जैसा था आप उसमें थोड़ी सी उसकी सिचुएशन चेंज हो गई है सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप इसमें क्या करेंगे किस तरफ आप जाएंगे क्या करेंगे किस चीज को पहले प्रायोरिटी पर रहेंगे किसको बाद में रखेंगे इस तरह का जो मैन की एक पॉइंट उठानेंगे सो दैट विल बी देन नोन एज द की फीचर क्वेश्चंस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस as the extended matching question कि in the key FQ shortly it is known as the key FQ इसमें ही इट कैन बी ओपन एंडेड इट कैन बी क्लोज एंडेड यानी ये मल्टीपल चॉइस ये जो क्वेश्चन केस वहां पर एक विनियट होगा केस होगा शॉर्ट क्लिनिकल केस होगा उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन या तो मल्टीपल चॉइस सूरत में भी हो सकते हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे सिंपल एक क्वेश्चन की व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप एंड देन जो स्टूडेंट है वो अपना एक आंसर जनरेट करेंगे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा एंड देन इट डिपेंड ऑन देयर थिंकिंग इट डिपेंड ऑन देयर नॉलेज दैट हाउ दे कैन जनरेट दैट आंसर और यह इस तरह होगा कि एग्जामिनर ने पहले ही उनको 4-5 ऑप्शन दिए हैं कि नीचे जो ऑप्शंस है नीचे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप में से इस सिचुएशन में जो आपके लिए बेस्ट स्टेप है वो कौन सा होगा अब यहाँ पर ये है कि अगर लगता है इसको जिस तरह अगेन मल्टीपल चॉइस में एक आंसर को सेलेक्ट करना होता है एक्सटेंडेड मैचिंग में ये ज्यादा भी हो सकती है इसी तरह की फीचर्स क्वेश्चन में भी स्टूडेंट जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो नीचे अगर दी गई है उसमें से भी कई ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है और या जो है वो जब क्वेश्चन जनरेट करता है भी तो अपनी तरफ से लेंथ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकता है ये जो जितनी भी की फीचर्स क्वेश्चन जो हमने पहले भी इस पर जो स्लाइड में बात की कि यूजुअली ये उन सिचुएशन के लिए ज्यादा फिट है जिसमें एग्जामिनर जो है कोई प्रॉब्लम जो है उनके सामने आ जाती है और उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहते हैं अपने स्टूडेंट से या एक पेशेंट आ जाता है विद सम कॉम्प्लेक्स साइनस सिम्टम्स और उस कॉम्प्लेक्स साइनस सिम्टम्स में पेशेंट जो है थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर उस कंफ्यूजन में ये क्या डिसीजन लेगा सो उनकी जो पावर है ऑफ दैट डिसीजन टेकिंग व्हिच एक्चुअली नोन एज द सीडीएम जिसे कहते हैं व्हिच इज क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग तो ये जो सीडीएम स्किल है या उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है इसको जज करने के लिए उसको असेस करने के लिए KFQ जो है की फीचर क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं लेकिन मैं जो एक डिसएडवांटेज ये है कि मैनी टीचर्स या मैनी एग्जामिनर्स जो हैं वो एक तो या तो इस फॉर्मेट से वाकिफ नहीं है इसके जो की फीचर क्वेश्चन से और अगर वाकिफ है अवेयर है इससे तो माइट भी जो है they don't know about the guidelines that how to construct such questions इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को मैं एक आर्टिकल 2 भी शेयर कर लूंगा कि जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली जो ये न्यू अप्रोच है जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे द स्क्रिप्ट concordance टेस्ट जो है या जो है ये की फीचर क्वेश्चन किसकी गाइडलाइंस क्या है तो एक 2 आर्टिकल आप लोगों के साथ ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगा जो ये उसमें अगर आप इसको रीड कर ले कि एक सही फॉर्मेट जो है इस फॉर्मेट में से क्वेश्चन जो है हम किस तरह बना सकते हैं
तो चूंकि एक डिसएडवांटेज ये है कि इट इज लेस नोन देन द अदर्स एंड दैट इज द रीजन कि इफ टीचर इफ एग्जामिनर जो है उससे इतना फेमिलियर नहीं है, उसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली दो मसले होंगी। एक तो उससे टाइम कंजप्शन ज्यादा होगी, दूसरी उसमें उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे फ्लॉज भी होंगे। ये उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो उसमें थोड़ी सी उसमें आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में एक इनएक्सपीरियंस टीचर जो है इस तरह की क्वेश्चन बना रहा है, तो then it is a very time consuming as well as there may be high chances of the flaws in such question. This is an example from the key feature question. एक सिचुएशन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज एक पहला जो है एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया गया, एक सिचुएशन एक मिनट दिया गया है कि सपोज यू आर ए जनरल प्रैक्टिशनर एंड yesterday you made a house call from Mr. ABC. From your history taking and physical examination, you diagnosed the Nepro ETSS, it means that the kidney stone. You give an intramuscular injection of the 100 milligram diclofenac, and you left him some diclofenac suppositories. You advise him to take one when in pain, but not more than two a day. आपने डोज उसको बता दिया. Today he rings you at 9 a.m. He still has pain attacks which respond well to the diclofenac. यानी जो आपने डोज दिया था उसके मुताबिक वो ले रहा है, आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन चेंज हो जाती है कि अब दोबारा जब कॉल कर देता है, पहले तो आपने सोल्यूशन प्रॉब्लम था, सोल्यूशन निकाला, डिक्लोफेनाक को लिए, पेन रिस्पांस कर रहा है, लेकिन अभी सुबह बट सिंस 5 AM जो है उससे क्या हो रहा है, उसकी एक राइट साइड पर कंटिन्यूस पेन आ रही है और पेन के साथ साथ जो है यहाँ पर क्या 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर भी। अब ये एक स्टूडेंट के लिए एक न्यू सिचुएशन है, यानी एक न्यू आगे कि पहले जो है उसमें एक सिंपल सा किडनी स्टोन था, पेन था, डिक्लोफेनाक दिया, बात जो है थोड़ी सी पेन जो है कंट्रोल हो गई। अब यहाँ पर क्या मसला हो सकता है, तो ये सी सिचुएशन में फिर स्टूडेंट से क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप? Ask him to wait another day to see how the disease progress, prescribe the broad spectrum antibiotics, refer him to hospital for an intravenous pyelogram, or refer him urgently to a urologist. अगर इन क्वेश्चन पर हम गौर करें, जो ऑप्शन नीचे दी गई हैं A, B, C, D, तो इन ऑप्शंस में क्या होगा कि इसमें से अगर ये सारे के सारे डिसीजंस हैं, तो शायद जो है ये सारे के सारे ठीक, लेकिन ये इसमें से शायद एक ऐसा स्टेप होगा जो इन तीनों बाकी तीनों से ज्यादा बेहतर और ज्यादा उसकी जरूरत होगी। तो ये चूंकि एक इमरजेंसी या इस तरह की सिचुएशन चेंज या क्लिनिकल सेटअप में उनकी CDM स्किल जो है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल जो है, या उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, वो इसमें चेक की जाती है। तो इस तरह की जो है क्वेश्चन को की फीचर्स क्वेश्चन कहा जाता है, और ये जो टॉप लेवल या हाई लेवल जो आ जाती है उसमें क्लिनिकल असेसमेंट, उसमें इस तरह की क्वेश्चन जो है की जा सकती है। नेक्स्ट जो है दिस इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. Again, this is one of the example of the open-ended question through which the examiner can assess the knowledge and its application of their students in the undergraduate level. Unlike the previous three format, the multiple choice question, the extended matching question, and then the key feature question, जिसमें ये पहले जो दो थी वो completely closed end थी, while there is an option of the closed end or open end in the key feature question. Short answer question, they are completely and always they are the open ended question कि जिसमें student जो है they generate their own answer. There are two types of these open ended question. Now there is another format of these which is known as the modified long question. So one is the short answer question, the other is the long answer question, and then one is the modified long answer question. उस पर भी बात करते हैं। तो ये जो है उसमें स्टूडेंट जो है अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूटिलाइज करके एक आंसर जो है जनरेट करेगा, और दैट इसके लिए फिर जो एक टाइम चाहिए, आप डिपेंड करे उसकी नॉलेज पर। शायद एक स्टूडेंट जो है ज्यादा लेंथी लिखता है, कुछ ज्यादा शॉर्ट लिखता है, इसलिए जो है इससे जो है
क्वेश्चन फॉर्मेट, इसको जो रीडेबिलिटी फॉर आवर आप टेस्टिंग जो है ये थोड़ा सा बहुत कम है। इसकी वजह ये है कि द एग्जामिनर इज अनएबल टू डिसाइड दैट, इवन उनको अक्सर ये कहा जाता है कि आपने 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। ये क्यों? ताकि ये जो रिलेबिलिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। So since they require some time to answer, not many short answer questions can be asked in an hour of test. Obviously, there may be 10 question, 15 question per hour जो है, that can be. This lead to the less reliable test because of the limited sampling. Because आप वहां से MCQs एक घंटे में आप 15 MCQs मुख्तलिफ कंटेंट से आप डोमेन से जो है आप क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 5 या 8 क्वेश्चन देंगे। तो इसलिए एक डिसएडवांटेज ऑफ दिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज इसमें लिमिटेड सैम्पलिंग आ जाती है, और यही लिमिटेड सैम्पलिंग जो है इसके रिलेबिलिटी जो है ये कम कर देती है। The requirement to be marked by content expert. थोड़ा सा इसमें एक again the previous two, the initial two, the multiple choice question A type and R type, उसके बरक्स यहाँ पर चेकिंग के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो खुद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ जो है उस टॉपिक को समझता हो। यानी क्योंकि उसने जो किसी ने अगर ज्यादा लिखा है, that doesn't mean that he is too much right. अगर किसी ने शॉर्ट लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि उसका आंसर गलत है या उसका कम है। इट समटाइम इस तरह होता है कि 2 लाइंस दे आर मच मोर बेटर देन द 10 लाइंस जो लिखे होते हैं, उसमें कोई ऐसी वेरिएबल बात नहीं होती 10 में जो, तो ये कौन असेस करेगा? दैट इज द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज one disadvantage of such is that it is costly, because एक एक्सपर्ट बंदा उसके लिए दरकार होगा, हर एक बंदा जो है नहीं कर सकता, एंड एज वेल एज उसकी चेकिंग की है उसके एज कंपेयर टू द अदर टू previous to knowledge assessing format, it consume more time. Therefore, they should only be used in those situations in which there is no possibility of the inclusion of the MCQs. और इस तरह है कि अगर फॉर्मेट इस तरह है कि आपके इतने पोर्शन क्लोज होंगे, उतनी क्वेश्चन ऑप्शन जो है परसेंट आपकी ओपन होंगे, तब जो है आप यूज करें। अदरवाइज इफ यू हैव द चॉइस कि आप MCQs दे या ये दे, तो MCQs they are much more better than such questions. This question may be subject to less reliability if different markers marks the same question of a single group. जो इनकी फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उसका आंसर जो है आप देयर आर सपोज 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सही, और एक क्वेश्चन जो वहां पर आ गया है उस एक क्वेश्चन को पहले 20 स्टूडेंट जो उनका एक टीचर चेक करता है, सेम क्वेश्चन जो है 20 स्टूडेंट्स का दूसरा टीचर चेक करता है, एंड फिर इस तरह बाकी जो 20 उसके अलग अलग टीचर चेक करते हैं। अब शायद उसकी मार्किंग कैपेसिटी जो है थोड़ी सी लीनियंट है, या उसकी नॉलेज, सिंपल सी बात है कि उनकी जो रिजल्ट्स आएंगे, जो जजमेंट्स आएंगे, और एक दूसरे में ऑब्वियसली वेरी करेंगे, एंड दैट इज द रीजन अगर एक सेम क्वेश्चन जो है कि सारे स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन मुख्तलिफ मार्कर्स चेक करते हैं, तो इससे और भी उसकी रिलेबिलिटी जो है वो जो सेम रिजल्ट्स है वो नहीं आएंगे। तो इसलिए इसकी जरूरी ये है कि या तो ये है कि पूरा सब्जेक्ट जो है ओके, सो इसलिए जरूरी ये है कि इसमें या तो इस तरह करना चाहिए कि एक क्वेश्चन जो है जितनी भी, और ये सिर्फ एक क्लास की बात नहीं है, समटाइम्स टीचर्स जो है एक पूरी 3-4 इंस्टीट्यूट के पेपर चेक करते हैं। जैसे हम अगर किम्यू में व्हेन देयर वाज शॉर्ट क्वेश्चन जब फॉर्मेट में थी, तो हम पेपर चेक करने जाते थे, तो वो हमें पर क्वेश्चन के कुछ पैसे देते थे। इसलिए वो क्वेश्चंस एक टीचर जब तो उसको बहुत अमाउंट उससे बनता था, तो केमयू वाले ने फिर सोचा कि ये तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, व्हाई नॉट टू पूरा फॉर्मेट हम MCQ में चेंज करें। और फिर ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं कि ये MCQ फॉर्मेट में चला गया।
تو جب ہم پیپر بیکاز دیٹ واز اب لسٹ کاسٹلی ہے، اسکین ہے ڈائریکٹ ان کی اپنی آفس جو ایگزامینیشن ٹیم ہے جو ان کی اپنی ٹیم ہے، باہر سے کسی کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو جو ہے بلوانا نہیں پڑتا. تو جب ہم جاتے تھے وہاں پر تو ایک ایک ٹیچر کو سپوز میں 45 اگر پیپر چیک کر رہا ہوں تو مجھے پھر جتنی بھی انسٹیٹیوٹ ہے ایفیلیٹڈ ہے اس کی یو کے ساتھ تو ان سب کی پیتھولوجی پیپر بھی صرف میں چیک کروں گا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں پر مارکنگ جو ہے یہ یونیفارم ہو جائے. اگر میں کسی کوشچن کو رائٹ سمجھتا ہوں اس کے کنٹینٹس کو اس کو انٹرسٹ کو جتنا میں تو پھر اس سب کے لیے رائٹ ہوگا. پھر دوسرا ٹیچر جو یا اگر انسٹیٹیوٹ زیادہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس میں کوشچن ڈیوائڈ کرنی چاہیے کہ سپوز دے آر 5 کوشچن تو 2 کوشچن جو ہے ایک ٹیچر 3 جو ہے اگر اس کی تھوڑی سی ریلیبلٹی کیا ہوگی پھر بھی تھوڑی سی انکریز ہوگی انہینس ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ the questions they are phrased unambiguously because جتنا کوشچن کو آپ کمپلیٹ کرو گے اتنی ہی آنسر میں ویریشن آئے گی. تو the question should be crystal clear, بالکل اسٹریٹ فارورڈ اینڈ شارٹ. زیادہ ڈیٹیل اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا سمپل اگر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈنگ کوشچن ہوتا ہے یعنی آپ کیس آپ نے نکالا ہے پھر اس کا آپ نے ایک لیڈنگ کوشچن تو وہ لیڈنگ کوشچن اتنا سمپل ہو کہ اس میں کسی 2-3 بندوں کے درمیان جو ہے آنسر میں ویریشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ٹیچر جس نے ایگزامینر جس نے ایک کوشچن بنایا ہے خود اس کے پاس اس کا ایک ڈیفائنڈ ایک آنسر ہونی چاہیے. اب اس آنسر کے ساتھ سارے پیپر جو ہے ایک آنسر کے ساتھ ہی ہونے چاہیے. اکثر کیمیو میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہمارے ایکسپیرینس میں کچھ ٹیچرز ایسی ہوتی تھی کہ ان کے پاس آنسر نہیں ہوتے تھے اور پھر ہر ایک کو ریڈ کرتے تھے بس مارکس دے دیتے اور پھر ان کی اپنی مرضی ہے کہ جتنا وہ کسی کو 3-4 پیجز 1 پیجز ہاف پیجز. اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے اس سے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ریلیبلٹی یا صحیح جو جسٹیفائڈ اسسمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی. بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوتے تھے کہ جو صحیح ہے اس سبجیکٹ کی اس کی اسپیشلٹی لیکن اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آنسر جو ہیں اس کو یاد ہو لیکن پھر بھی if you have defined answers اس کی ایک لمٹ اس کی کنٹینٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک اسکیل ہوگا تب جا کے جو ہے آپ صحیح جسٹیفائڈ اسسمنٹ اس کی ہو چکی. If multiple examiners they are available, double marking is preferred. Double marking is a procedure جو اکثر ایگزامینیشن میں ہوتی ہے. اس پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیپر ایک ٹیچر سے چیک کرایا جاتا ہے وہ دوسرے پیپر جو ہے سیپریٹ پیپر اس کے مارکس جو ہے دے دیتا ہے یا اسی پر مارکس لکھ دیتا ہے اور پھر کراس چیک کیا جاتا ہے دوسری ٹیچر سے یہی کہ یہ جو مارک اس نے کیے ہیں آپ اپنے طرف سے اس مارکس کے مطابق مارکس دے دیں. تو پھر اس کو کہتے ہیں ڈبل مارکنگ. اور اس کی فائدہ کیا ہے کہ اگر ایک ٹیچر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دوسرے ٹیچر اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایک دوسری ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل بلائنڈ مارکنگ. ڈبل بلائنڈ مارکنگ جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک ٹیچر کوشچنس جو ہے یا کوشچن پیپر ہے اس کے آپ ایک فوٹو کاپی کروا لے یا جو ہے کوشچن الگ شیٹ پر ایک ٹیچر مارکنگ کرے گا. جب دوسری ٹیچر کے پاس وہی پیپر جائے گا تو وہ پہلے ٹیچر کے مارک سے اویئر نہیں ہوگا. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پہلے کوشچن پر پریویس ٹیچر نے کتنے مارکس دیے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں دا ڈبل بلائنڈ مارکنگ. تو اگر ڈبل بلائنڈ مارکنگ ہے یا ڈبل مارکنگ ہے دونوں جو ہے یہ تھوڑا سا ریلیبلٹی انکریز کرنے کے لیے ایک اچھا ٹول ہے لیکن اس کے لیے ہیومن ریسورسز obviously ضرورت اس کی زیادہ ہوگی. So if there is multiple examiner then double marking or the double blind marking can be used. Each marker should mark the same question for all candidates. جو ابھی میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ ٹیچر جو ہے اس کو چاہیے کہ ایک کوشچن سپوز دے آر 400 پیپر آپ اس میں سے 5 کوشچن تو obviously کتنے کوشچن ہو گئے 2000 کوشچن ہو گئے. اب ایک بندے کے لیے 2000 کوشچن کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائن ایک ٹیچر سب چیک کرے گا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ 2000 کوشچن جو ہے اتنے کم ٹائم میں. تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک ٹیچر جو ہے ان 5 کوشچن میں سے ایک کوشچن کہ آپ کوشچن 1 چیک کریں آپ کوشچن 2 کریں آپ کوشچن 3 کریں. تو اس سے جو بھی یہ تھوڑا سا ہوگا کہ جسٹیفائڈ بھی ہوگا اینڈ ٹائم بھی اس پر کم لگے گا اور دوسری یہ کہ جو ریلیبلٹی ہے اس کی وہ زیادہ ہے.
सो ये इस टूल्स की, इस प्रोसीजर्स को यूज करने के बाद क्या होगा, जो स्कोर्स हमारे पास आएंगे वो थोड़े से रिलायबल स्कोर्स होंगे, और जो इसकी हम कहते हैं ऑब्वियसली एमसीक्यू से इसकी रेलेबिलिटी ऑलरेडी कम है, और प्लस ये इस तरह की प्रोसीजर ना हो तो ये इसकी रेलेबिलिटी और भी कम हो जाती है. So this led to the more reliable scores than if each marker marks all the question of one group of candidates and while another marks all question of another group. जो वही 2020 के एग्जांपल मैंने जो ऑब्वियसली उससे रेलेबिलिटी और भी रिड्यूस. ऐसे questions which we can call as the long questions, और ये थोड़े सी time much more time taking than the short answer question, और उससे और भी कम डोमेन जो है असेस किया जाता है. Is essay question, which can be also known as the long questions, they can used when candidates are required to process the information, summarize the information, evaluate, supply or apply information to the new situation. Also, they require much more time to answer than the short and the multiple choice question. So that is one of the reason in many of the examination format they are not using now the essay question or the a long question because of its high time consumption by the students, because of its less reliability for our testing, and as well as because of their checking and ambiguity and unjustified checking and improper checking of these questions, these long questions, they are now discouraged to be involved in the examination at undergraduate level. Structuring जो है ये थोड़ा सा मार्किंग या करेक्शन इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन समटाइम ओवर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरिंग की मैं थोड़ी सी बात इसका क्या मतलब. स्ट्रक्चरिंग मीन कि जब आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप लिखते हैं उसको आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करिए, और स्ट्रक्चरली आप एक एक कंपोनेंट को आप कोई मार्क दे दे कि इसके इतने मार्क्स हो गए, इतने मार्क्स हो गए. तो इस ये है कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक इससे क्वेश्चन को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली बनाए. बाज़ औक़ात इस तरह हो जाते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है विच मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, सो देयर शुड बी डिवाइडेंस ऑफ द ओवर स्ट्रक्चरिंग. अब इस तरह की एक करेक्शन स्कीम का मतलब यही होता है जो अभी हम कहें कि भाई उसके पास एक मार्किंग स्कीम होगा, जिसको मार्किंग स्कीम कह सकते हैं, उसको करेक्शन स्कीम कर सकते हैं. और ये स्कीम जो है बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए कि उसमें बिल्कुल एक लिमिटेड या इंफॉर्मेशन लिखी होगी और सेम इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाकी क्वेश्चंस को वो चेक करेंगे. तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चरिंग हम करते हैं या यहाँ पर करेक्शन स्कीम या मार्किंग स्कीम हम यूज करते हैं, तो इन टूल से, इन प्रोसीजर से, इन लॉन्ग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो रिलेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत जो है इम्प्रूव हो सकती है. अगेन जो है सेम जो उसके लिए गाइडलाइंस थी, वो सेम गाइडलाइंस इसी के लिए भी है. ये दोनों जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है. The question should be very clear, there should be no ambiguity, and there should be an answer for all the pre-written, यानी चेकिंग से पहले जो है एक आंसर एग्जामिनर के पास होनी चाहिए. These are then the जो लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन उसके थोड़ी सी मॉडिफाइड वर्जन है, और इसमें हम फिर डिस्कस अभी एग्जांपल आपके सामने रखेंगे कि इसमें किस तरह जो है ये मॉडिफाइड है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऐसे टाइप क्वेश्चन. So these MEQs, these are some special and specific type of essay question that consist of a case followed by a series of questions. Unlike the essay question जिसमें एक ही question होता है या वहाँ पर जो है components होते हैं, but they all are related to a single problem. यहाँ पर जो है ये series of question जो है ये मुख्तलिफ aspects से उस केस के हो सकते हैं, और फिर उसी जिस तरह की क्वेश्चन की गई है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, उसी सीक्वेंस में, उसी अरेंजमेंट के साथ उसके आंसर फिर देना जरूरी है. सो दिस MEQs जो है दे लीड टू क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंसी. इंटरडिपेंडेंसी एक इसकी एक होती है जिससे उसकी रिलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. क्वेश्चन इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि इस तरह की क्वेश्चंस कि जिसमें हर एक क्वेश्चन की एक दूसरे के साथ वहां पर कंसिस्टेंसी है. हम इस तरह कह सकते हैं कि दे आर इंटरनली कंसिस्टेंट एंड कनेक्टेड एंड लिंक्ड विद ईच अदर. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इस तरह के मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन?
अगर किसी स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका पूरा सीक्वेंस नीचे क्वेश्चन सारे के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो अमूमन जो इस तरह के क्वेश्चन के जिसमें क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंसी हो, कि जिसमें एक क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक होता है, तो इसमें जो है उसकी जो है उसको असेसमेंट सही तरीके से, अगर पहला क्वेश्चन गलत तो सारे के सारे क्वेश्चन मैट भी गलत हो सकते हैं। So this ये जो इंटरडिपेंडेंसी का यही एक डिसएडवांटेज है कि if student answering the first question incorrectly is likely, इसकी चांसेस ज्यादा होंगे to answer the subsequent question incorrectly too. Therefore इसी फॉर्मेट में there should be no chance for the recorrection, there should be no option for the reviewing the possibility of correcting the previous answer the जो already उन्होंने किए। The students are provided with a limited amount of patient data and they're asked to provide a brief answer to a question and according to the points which are being provided to the students. Such question may relate to history taking, examination finding, diagnosis, investigation, and so on, and they all can be in a single question as well. A well-written MEQ assists the approach of student to solve a problem, their reasoning skill, and their understanding of concepts rather than recall of the factual knowledge. And so this is the opposite of the multiple choice question, but they are similar to the key feature questions. क्योंकि अगर हम की जो if क्यों है या जो if e क्यों है, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इसमें स्किल्स जो है, रीजनिंग स्किल है, क्लिनिकल स्किल्स है, या जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या सीडीएम जो है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ये जो है असेस किया जाता है rather than the simple basic knowledge or the factual knowledge. Due to a psychometric problem associated with question independency. Psychometric problem independency से मुराद ये है कि somehow there may be some psychologically जो है problem आ सकते हैं because of this the question independency, और ये psychometric problem जो है these they can reduce the reliability of these question more and more. So MEQs are being replaced by the key feature question. क्यों why they are being replaced? Because of the psychometric problem, because of the question independency. इन सब की वजह से चूंकि रिलेबिलिटी कम है, क्योंकि ये दोनों सेम एस्पेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा कि सिमिलरिटी दोनों में क्या है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन जो है, स्किल्स जो है, ये हम की के एफक्यू में भी चेक करते हैं और इधर जो मॉडिफाइड एमईक्यू उसमें भी चेक करते हैं। तो ये जो two disadvantages which are the psychometric problems with associated with the question dependency, ये KFQ में नहीं होते। तो that's why in many version, many format, many जो exams है undergraduate पर these MEQ they have been replaced by the KFQ. Just for example, this is a question and this is just one question from the series. यहाँ पर अगर हम देखें ये जो शॉर्ट सिनेरियो है मिस्टर ए का, ये बहुत जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये फिर उसमें एक सिनेरियो होता है, फिर उसमें क्वेश्चन होते हैं, फिर उससे के सिनेरियो को एक्सटेंड किया जाता है, फिर एक क्वेश्चन किया जाता है, फिर उसमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड किया जाती है, फिर एक न्यू क्वेश्चन किया जाता है। तो इस तरह की मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर सब वी कैन से दैट डेटा हो जाता है, डेटा प्रोवाइड किया जाता है, फिर क्वेश्चन, फिर उसमें न्यू डेटा एंटर, फिर क्वेश्चन। इस तरह की जो है एक लंबी जो है लिस्ट होती है ऑफ द क्वेश्चन। For example, if we discuss this one, Mr. A tell you that she has that the cataract for ears, which means the too much discharge from the nose ear, and then in the last 2 months she has had it made worse by blowing her nose. अब ये इंफॉर्मेशन जो है नीचे क्वेश्चन है कि what two common diagnoses might you consider to be the most likely at this stage? अगर पेशेंट ने स्टूडेंट ने सॉरी इसका डायग्नोसिस जो कॉमनली जो पॉसिबल या मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस उस ठीक लिखे हैं, तो नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है गिव 3 सिम्टम्स आर साइन एसोसिएटेड विद ईच डायग्नोसिस। अब उनका एक डायग्नोसिस अगर उसने सही लिखा है तो ऑब्वियसली उनकी साइन सिम्टम्स भी ठीक आएंगे, लेकिन अगर गलत डायग्नोसिस लिखा है तो ऑब्वियसली फिर उसका साइन सिम्टम्स भी रंग आएंगे, फिर उसकी टियोलॉजी भी उस अपने डायग्नोस के मुताबिक करेगा, फिर उसकी मैनेजमेंट भी उसकी गलत। यही है कि व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस,
what is the possible etiology for such diagnosis, and then how we can manage this. तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं अमूमन ये इंटरडिपेंडेंसी उसको कहते हैं कि the one question is depending on the answer of the previous. If there is correct answer of the previous question, then there is high chance of the correctfulness of the upcoming question as well. So this is the last of those in which we can check the knowledge of those students and undergraduate is known as the script concordance test. स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट जो है ये एक न्यू अप्रोच है, एक न्यू फॉर्मेट है जो वेस्ट में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, एंड नाउ इट्स बीन वाइडली यूज्ड इन अदर नेशंस एज वेल. इस फॉर्मेट में क्या होता है कि सिमिलरली जस्ट लाइक द की फीचर क्वेश्चन एंड द मॉडिफाइड एसे क्वेश्चन, ये भी जो है क्लिनिकल रीजनिंग स्टूडियम जो है वो चेक करते हैं. लेकिन इसमें सिंपल ये होता है कि जो आंसर है जो मल्टीपल जजमेंट हो जाती है, यानी जिसमें हम एक स्टूडेंट एक आंसर दे देता है और उस आंसर मुख्तलिफ आंसर दे देगा, 1 2 3 4 इस तरह के आंसर दे देगा, और फिर इन आंसर को एक नहीं बल्कि 3 4 5 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट जो है उसको चेक करेंगे. सही है, ताकि हर एक अपना अपना फिर ओपिनियन उसके मुताबिक देगा, तो ओवरऑल फिर सबका एवरेज दिया जाता है. तो इसलिए इसको ये जो कंकॉर्डेंस इसको कहते हैं, ये विकास जिसको आप करेस्पॉन्ड करो उसके साथ जो है बेसिक कंकॉर्डेंस उसको कहते हैं कि आप किसी टेक्स्ट से वर्ड्स जो है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें और फिर इन वर्ड्स के सामने पेज नंबर लिखी कि इस बुक में इसमें ये वर्ड कौन से पेज पर जो है यूज, तो इसको आप कंकॉर्ड करते हैं. तो इसको होते हैं कि जब आप आंसर लिख देते हैं उस आंसर को फिर मुख्तलिफ जजमेंट जो है जजेस जो है वो चेक करते हैं, फिर उसके एवरेज दिया जाता है. इसके फॉर्मेट जो है थोड़ा सा ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर प्रीवियसली डिस्क्राइब क्वेश्चंस. और उसमें जैसे हम क्या डिफरेंस है कि उसके फॉर्मेट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. बट बिफोर गोइंग टू दोस कंपोनेंट थोड़ा सा ये किसकी जो एडवांटेजेस की बात करें कि व्हाई दे आर गुड देन द एमईक्यू एंड द केएफक्यू, कि उनकी जो फेस वैलिडिटी है, ये फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए कोई टेस्ट मैयर जो है उसकी इरादा जिसका हम कर देते हैं वो वाकई उस चीज के लिए है जिसके हम कर रहे हैं, इट मीन इट इज नोन एज द फेस वैलिडिटी, यानी a test measure what it was supposed to measure. तो then ये जो है हम चूंकि इस कंकॉर्डेंस टेस्ट में अमूमन वही क्वेश्चन की जाते हैं जो फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर्स है, जो थेरेपिस्ट है, जो नर्सेज है, पैरामेडिक्स, ये अमूमन अपने डेली एक्टिविटीज वो करते हैं. तो इसलिए उनकी जो क्वेश्चन किया जाता है और जो करते हैं उनके बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन है. So that's why it says high face validity, which is one of the advantages of the this SCTs. इस SCTs जो है ये शॉर्ट केस सिनेरियोज होते हैं और फिर उसमें कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं. ये एक स्टेप है जो बाकी क्वेश्चन जिसको जुदा कर लेते हैं. और ये 3 स्टेप क्या है कि पहले पार्ट में क्या है कि इफ यू आर थिंकिंग, अब ये एक बिल्कुल जो है कंक्रीट फॉर्मेट है कि आप इसी तरह लिखेंगे, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट आपका ये होगा कि केस सिनेरियो होगा. केस सिनेरियो के बाद पहला पार्ट क्या होगा कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, उसमें से 3 4 ऑप्शन होंगे. फिर क्या होगा सेकंड पार्ट में क्या होगा कि उसमें एक न्यू एडिशन, एक न्यू क्लिनिकल फाइंडिंग, एक न्यू इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है. फिर तीसरे में क्या कहते हैं कि पहले आप ये सोच रही थी लेकिन बाद में आपको ये फाइंडिंग मिली. अब क्या कहते हैं कि आपका पहला जो हाइपोथेसिस था ये इसमें कितना ट्रू है. फिर जो थर्ड पार्ट है इसको एक लाइकर्ट स्केल में चेक किया जाता है. लाइकर्ट स्केल मीन कि जिसमें -1 -2 +1 +2 इस तरह होते हैं. +1 +2 अमूमन ये राइट साइड पर होते हैं, -1 -2 ये लेफ्ट साइड पर होते हैं और 0 जो इस मिड पर होते हैं. -1 -2 का मतलब ये है कि completely I was in the wrong direction, कंटेंट इंडिकेटेड है, नहीं हो सकता ये. और प्रीवियस हाइपोथेसिस जब कहते हैं कि नाउ वो बिल्कुल उसके साथ है, मतलब बेनिफिशियल है, पोटेंशियल है इसकी, ठीक है, तो आप फिर क्या करें +1 +2 ये करें. तो एक एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं. एक 72-year-old woman is referred from her nursing home to the emergency room for an acute shortness of breath.
Her past medical history includes type 2 diabetes mellitus, congestive heart failure, and heavy smoking. She was recently given morphine sulfate for the intractable back pain. You are discussing the possibility of a pulmonary embolism. अब pulmonary embolism को डायग्नोज करने के लिए आपके जहन में क्या आनी चाहिए? सिटी स्कैन हम दे दे, या वीक्यू स्कैन जो है विच इज द जो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन है, जो बेसिकली लंग में किया जाए, जिसमें अमाउंट ऑफ एयर फ्लो इन द लंग ये असिस किया जाता है, और फिर द ब्लड फ्लो इन द लंग ये असिस के ऊपर इनका रेशियो लिया जाता है. सो दैट इज एक्चुअली डन फॉर द दोस एम्बोलिज्म. या डी डायमर टेस्ट जो है, जो यूजुअली ब्लड क्लॉटिंग के लिए, स्पेसिफिकली एम्बोलिज्म पल्मोनरी के लिए यूज की जाती है. तो ये तीन जो है, दीज आर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर्स है. तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इसमें पहला क्या है कि ऑर्डरिंग ए कंप्यूटर tomography, then ordering a VQ lung scan, and then Q3 ordering a D-dimer test. लेकिन आपको फिर पता चल गया इससे केस सिंगर आपकी सोच के बाद कि यहाँ पर जो सीरम क्रिएटिन लेवल है 81110 का है, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज लंग केसेस है, और केस ऑफ ओवेरियन कैंसर इन योर पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड. अब ये न्यू इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है. दीज आर द इन्वेस्टिगेशन, आपकी जो एक्शन होती, दीज वर द न्यू इंफॉर्मेशन. और फिर ये लाइकेट स्केल फ्रॉम -2 to +2 जो है, आप इसको करेंगे कि भाई हाइपोथेसिस जो है कि सही था कि गलत था. एक आसान सा एग्जांपल ये आप कह सकते हैं, इसमें शायद बहुत क्लियर हो जाएगा. A 25-year-old patient is admitted to the emergency room after the fall from a motorcycle with vital signs are normal, and the X-ray reveals fracture of the pelvis with the disjunction of the pubic symphysis. If you are thinking of the urethral rupture, लेकिन बाद में पता चला कि ये urethral bleeding, तो क्या ये urethral rupture जो था ये सही है कि नहीं है? यानी यूरेथ्रल ब्लीडिंग पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल गया है, तो क्या आपका यूरेथ्रल रप्चर जो है ये सही है कि गलत है? तो ये -2 -1 जो है, ये आप उसको नेगेटिव साइड पे लेके यानी गलत की तरफ लेके जाएंगे, +1 +2 जो ये आप करेक्ट की तरफ लेके जाएंगे. तो ये जो है इस तरह उसको कहते हैं द स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो वी विल स्टार्ट द assessment of the performance. जो critical skills जो है वो हम किस तरह चेक करते हैं. Thank you so much to all of you. ये almost जो है लेक्चर